नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। पहले मुठभेड़, बड़ा अभियान मुठभेड़ का सालों से चल रहा है, फिर ऑपरेशन माफिया, फिर आईपीएस आईएएस पर नकेल और अब यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी अपराधियों का काम। यूपी को अपराध मुक्त बनाने का यह ताबड़तोड़ अभियान जारी है, मगर विपक्ष इससे लगातार परेशान है। ऐसा क्यों? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लगता है जैसे अपराध के खिलाफ योगी का हर एक कदम अपराधियों के साथ साथ विपक्षी दलों के दिल को भी धड़का जाता है। क्यों? अब एसएसएफ को यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को एक खास अधिकार दिए जा रहे हैं, तो विपक्षी दल इसे काला कानून बता रहा है। ऐसे में क्या अपराध पर योगी का ब्रह्मास्त्र चल रहा है, तो तिलमिलाहट विपक्ष से क्यों सामने आ रही है? यह बड़ा सवाल है। क्या एसएसएफ से मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा यूपी? आज महाबहस में बड़े सवाल होंगे, मगर पहले यह रिपोर्ट। स्पेशल फोर्स से यूपी होगा अपराध मुक्त। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक सुरक्षा बल जरूर गठित हो। जो एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं उन पर सुरक्षा की व्यवस्था देनी है। जो पब्लिक पर्सन है, जो विशेष वीआईपी सुरक्षा है, वहाँ पर भी ट्रेंड मैन पावर देने की आवश्यकता है। तो ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जहाँ भी विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता है उसका निर्णय अब ले लिया गया है। विपक्ष को क्राइम फ्री यूपी का मिशन पसंद नहीं। 5 पीएससी की बटालियनों को एक नया नामकरण दे दिया, बदला कुछ नहीं, आपने नए नामकरण कर दिए और एक नई फोर्स गठित कर दी, एसएसएफ बता दिया। क्या नए थाने हुए, नई भर्तियां हुई, नए सिपाही भर्ती किए गए, कोई नई वैकेंसी निकली? जवाब आएगा नहीं। लेकिन सरकार को रोज ना रोज कोई नया शिगुफा छोड़ना है। योगी के क्राइम मिशन पर विपक्ष को टेंशन। जिस तरह का आप अधिकार पुलिस को दे रहे हो, तो उसमें एक कानून और ऐड कर दीजिए, उसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिए कि कोई पुलिस अधिकारी अगर किसी निर्दोष को फंसाता है और निर्दोष के ऊपर में झूठी कार्रवाई करता है, तो वही कार्रवाई, वही धाराएं जो सिर्फ निर्दोष के ऊपर लगाई है, उस अधिकारी पर लगना चाहिए। प्रदेश की हाईटेक सुरक्षा पर सियासत क्यों? तो इसमें कोई ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है जिसको लेकर की कोई चिंता की बात है। और जिस प्रकार का कार्य इनसे उम्मीद की जा रही है, इनसे लिया जाएगा, उसमें इस प्रकार के अधिकार दिया जाना अति आवश्यक है। अपराध मुक्त यूपी का अभियान, विपक्ष क्यों परेशान? जो सिक्योरिटी उन्होंने प्रेसिडेंट बनाई है वो बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम प्रोटेक्टिव फील करेंगे। योगी जी का ये अच्छा कदम है, इससे अपराधियों पर अंकुश होगा। आज इसी पर महाबहस। जनता तो साथ है यूपी के। यूपी की जनता यूपी को अपराध मुक्त देखना चाहती है, मगर क्यों विपक्ष को परेशानी पैदा हो रही है? अपराधी तो खौफ खाएं ये समझ में आता है, मगर विपक्ष हर कानून को काला बताए ये समझ में नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता, अंशु अवस्थी कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरके चतुर्वेदी साहब रिटायर्ड आईजी हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी का। आइए मैं शुरू करता हूं सुनील सिंह साजन आप ही से। क्यों आप लोगों को अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक, चाहे वो मुठभेड़ हो, चाहे वो ऑपरेशन माफिया हो, चाहे वो ऑपरेशन बाहुबली हो, चाहे वो ऑपरेशन सिस्टम हो, आईएएस आईपीएस के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हो, और अब एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आप लोग क्यों डर रहे हैं? चलिए, कम से कम आपने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही, लूट हो रही हैं, अपराध बढ़ गए हैं, तो योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आईएएस आईपीएस के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ा क्राइम था उत्तर प्रदेश में, बड़ा क्राइम हो रहा है, बड़ा अपराध हो रहा है। अच्छा, हम एक सिंपल सा सवाल जानना चाहते हैं। हालांकि आपकी डिबेट में आने से पहले मैं कुछ पढ़ रहा था, तो इसी तरीके का एक कानून पढ़ने को मिला। 1919 में अंग्रेज लेकर के आए थे, रॉलेट एक्ट।
उस एक्ट में था कि कोई एफआईआर नहीं, कहीं जा सकते हैं, किसी के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, किसी को जेल में भेज सकते हैं। और इसी एक्ट के खिलाफ पंजाब में जो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे और हजारों लोगों पर गोलियां चल गईं, क्योंकि अंग्रेज जो देश में आजादी का आंदोलन था उसको दबाना चाहते थे। तो हम सरकार से केवल एक चीज जानना चाहते, ठीक आपने आज देश गुलाम है क्या? आज अंग्रेजों से आजादी की जरूरत है क्या कि वैसी लड़ाई लड़ने की जरूरत है क्या? आप क्यों डर रहे हैं भाई? आज देश गुलाम नहीं है, हम आजाद हैं। जाने दीजिए। नहीं, हम नहीं डर रहे हैं। अरे हम नहीं डर रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं, हम इनका असली वाला चेहरा दिखाना चाहते हैं। क्या ये फोर्स बना करके अभी हमें केवल इतना बता दीजिए, ये स्पेशल फोर्स बन गया, क्या ये जो महोबा में कारोबारी मारा गया है एसपी के द्वारा, क्या उससे बचा पाएगा? अभी मैं सुन रहा था कि एसपी के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है ना, को निलंबित भी हो गए, एसपी वहां से सुरक्षा देंगे, एफआईआर भी। नहीं, अब सुन लीजिए ना भाई, आप बोलते हैं तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं, क्या जो जिले में कोहराम मचा है, हाहाकार मचा है, जो हत्याएं हो रही, लूट हो रही, बलात्कार हो रही, छिनैती हो रही, डकैती हो रही है, वो पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही? हम एक लास्ट में कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो गुनाह हो रहे हैं, उन गुनाहगारों का संरक्षक कौन है? योगी सरकार है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप गुनाहों के देवता ना बने, आप गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करें। ओके, कैसे हैं वो गुनाहों के देवता? कैसे संरक्षण दे रही है सरकार और योगी आदित्यनाथ? आप नाम ले रहे हैं, कैसे दे रहे हैं मैं आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन मुझे मैं दोबारा आऊंगा तब आप सोच लीजिए, आप इसको अगर साबित कर पाए तो एक बड़ी खबर बन जाएगी साहब, बहुत बड़ी खबर बन जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जहां लगातार अपराध के खिलाफ अभियान चलता दिख रहा है, वहां पर वही सरकार अपराधियों का संरक्षक है। यह अगर आप साबित कर दें तो बहुत बड़ी खबर होगी। मैं यहां ब्रेकिंग चलाऊंगा, मगर पहले ओम प्रकाश सिंह, क्यों आप डरा रहे हैं भाई? या फिर आप नए शिगोफी छोड़ रहे हैं जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे? अजय जी, न तो हम किसी को डरा रहे हैं, न कोई डर रहा है। दरअसल आतंकवादियों, राष्ट्र विरोधी ताकतों, शरारती तत्वों के लिए यह एक तगड़ा कानून है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल पर, जिला न्यायालयों पर आतंकवादियों द्वारा विस्फोट किया जा चुका है। दरअसल जो हमारे सपा के साथी बोल रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे कि इसे सब है क्यों बनी है, क्या हो सकता है। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि यह आप लोग अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं क्या? कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट, सिंह साजन, जिला न्यायालय, नहीं, उत्तर प्रदेश, अरे सुनिए अजय जी, यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, हवाई अड्डा, मेट्रो ट्रेन, बैंक, सरकारी प्रतिष्ठान और जितने भी न्यायालय, हाई कोर्ट, इनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और इसकी बड़ी आवश्यकता थी। देश के कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस तरह के यह जो कानून बना है, संवैधानिक और कानूनी दायरे के अंतर्गत बना है। यह स्पेशल फोर्स इसलिए बनाई गई है कि केवल इन्हीं चीजों की सुरक्षा के लिए इनको विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इनको उस तरह के उपकरण दिए जाएंगे, अस्त्र शस्त्र, उनको सारी चीजें दी जाएगी। अब ये जो आप ये सारी बातें कह रहे हैं, जनता इससे खुश है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने। जी ओम प्रकाश जी, ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, कांग्रेस को तो लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी एक राजपूत साहब हैं कांग्रेस के, अंशु अवस्थी जी, वो कह रहे थे कि एक शगुफा छोड़ दिया है, नाम बदल दिया है। ये क्या यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक एक्ट के साथ लाया जा रहा है? हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, जून में इसकी घोषणा हुई थी, उसके पीछे दसियों कोर्ट के भीतर अपराध की घटनाएं सामने आ चुकी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि गठन करने। तो ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को
कि ये सिर्फ शिगुफा है, इसका कोई मतलब ही नहीं। और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि ये रॉलेट एक्ट है, अंग्रेजों वाला कानून। अजय जी देखिए, कोई भी चीज अगर संविधान सम्मत है तो निश्चित तौर से उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि यूपी एसएसएफ में क्या क्या प्रोविजन है, आपने सर्कुलर पढ़ा है जी। जो सरकार ने अधिनियम जारी किया है जी, चल रहा है, टीवी पर भी चल रहा है। उसमें जो अमेंडमेंट हैं आपने देखे हैं कि बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। मैंने उसको पूरी अब जिम्मेदारी से और भली भांति पढ़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर ना तो भरोसा करती है, ना उत्तर प्रदेश की जो दूसरी पीएससी है उस पर भरोसा करती है, दूसरी जो सुरक्षा एजेंसी। ये कैसे? इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पेशल अपने लिए योगी सेना बनाई कि वो, मैं अजय जी मैं कंप्लीट कर दूं, अभी आधार आ जाएगा कि बात पूरी हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये योगी सेना बनाई है जो किसी को बिना वारंट के किसी को उठा सकती, किसी के घर में घुस के गुंडागर्दी कर सकती है। और जब बिना वारंट के जाएगी, बिना सर्च वारंट के घर में जाएगी, तो वही तय करेगी कि घर में क्या मिला। क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज जो माहौल है, जो हालात है उत्तर प्रदेश में, जो फर्जी इनकाउंटर किए गए, 6 साल के बच्चे का इनकाउंटर हुआ, नोएडा में किस तरीके से एक नौजवान की हत्या हुई, कानपुर में किस तरीके से अपहरण हुआ, तो अपराध रोकने के लिए नहीं, अपराध को बढ़ाने के लिए ये अधिनियमित किया गया। ये संगठित अपराध को बढ़ाने का ये कार्यक्रम है, क्योंकि लोग सड़क पर उतर रहे हैं, नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, बराबर उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। रोजगार तो तब आएगा ना जब निवेश आएगा, कंपनियां लगेंगी, और कंपनियां तब आएंगी ना जब अपराध मुक्त होगा प्रदेश। ये तो अपराध का अखाड़ा रहा है उत्तर प्रदेश, इसलिए सारे रोजगार यहां से चले गए, निवेश चले गए। बगल में नोएडा, गुड़गांव से बेहतर नोएडा, फिर भी सारे उद्योग चले गए गुड़गांव। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये तमंचे पे डिस्को चलता रहा यहाँ पर साहब। बहुत अच्छी बात कही आप। देखिए, आपने इतनी अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश इस समय अपराध का अखाड़ा बन चुका है। नहीं, इस समय ये आप और ओम प्रकाश जी फैसला कीजिए कि इस समय कि पहले कि कब से क्या होता रहा, ये सबको पता है। आर.के. चतुर्वेदी साहब को मैं लाता हूं। अंशु जी देखिए, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, मैं इस मुद्दे को लेकर इसलिए बैठा हूं। अंशु जी, सुनील सिंह साजन, मैं इस मुद्दे को लेकर इसलिए बैठा हूं, जो अपराध था उससे निजात पाने के लिए लोगों ने वोट दिया बीजेपी को, और बीजेपी उससे संगठित अपराध की तरफ ले जा रही है। ये आप आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब देंगे ओम प्रकाश सिंह, मगर आर.के. चतुर्वेदी, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है साहब। ठीक है आर.के. चतुर्वेदी साहब, अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि अगर कोर्ट के परिसर में या किसी फैक्ट्री में या किसी बैंक में या किसी ऐसी सार्वजनिक इमारत में कोई अपराधी घुसता है बंदूक लेकर, उसका पीछा करते हैं एसएसएफ के लोग, वो किसी घर में घुसता है तो पहले जाकर के आप लीजिए परमिशन मजिस्ट्रेट से, फिर उनका पीछा कीजिए, फिर उन्हें पकड़िए। क्या ऐसे हम पकड़ पाएंगे अपराधियों को? क्या यह कानून रोलेट एक्ट है? चतुर्वेदी साहब, आप समझाइए विपक्ष को क्यों ऐसा लग रहा है। जी, मैं बिल्कुल आपसे ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि लगता है कि इस कानून के प्राविधानों को अभी देखा नहीं गया। केंद्र सरकार में एक सीआईएसएफ जो बनी हुई है, सीआईएसएफ की ड्यूटी जो ऐसे संस्थान हैं जिनकी सुरक्षा आवश्यक है, उनकी सुरक्षा करना है। हमारे उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा, अयोध्या, ताजमहल, इसके अलावा उच्च न्यायालय की विभिन्न शाखाएं, वो ऐसे स्थल हैं जहां विभिन्न खतरों को देखते हुए उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान व्यवस्था जो है वो सिविल पुलिस का जो पुलिस कर्मचारी है वो वहां पे लगाया जाता है और उसकी मदद के लिए सीआरपीएफ होती है। और ऐसी स्थिति में जो आदमी थाने का होता है, जिला पुलिस का होता है, वो वहां बिल्कुल रहना नहीं चाहता। जैसे ही नियुक्ति होती है वो वहां से भागने के चक्कर में पड़ता है। दूसरा, वो इन सब कामों के लिए उस तरह से ट्रेंड नहीं होता है कि कैसे तलाशी ली जाएगी, क्या की जाएगी, जो इक्विपमेंट्स हैं उसके संचालन के लिए सक्षम नहीं होता। इसके दृष्टिगत जो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जो बाकायदा नोटिफाइड हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष पुलिस बल की आवश्यकता थी और ये आज की जरूरत है।
मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पहले 2 हवाई अड्डे थे, दोनों की सीआईएसएफ सुरक्षा करती थी। अब आप 17 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, ऐसा संज्ञान में आया है जी। तो इन हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए तो किसी न किसी पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई विशेष पुलिस बल नहीं बनाया गया तो थाने से पुलिस बल निकाला जाएगा, तो एक आम आदमी की सुरक्षा प्रभावित होगी और जो जाएगा वहां बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं होगा, कोशिश करेगा किसी न किसी तरह से वहां से भागे। तो इसके लिए वेल इक्विप्ड एक पुलिस फोर्स की जरूरत आज की जरूरत थी, चाहे वो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान हो। हमारा नरोरा में एटॉमिक पावर प्लांट है, ताजमहल की सुरक्षा है, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा है, मथुरा की सुरक्षा है। इसमें हमें जबरदस्ती भेजने पड़ते हैं और बड़े-बड़े उद्योग लग रहे हैं, बड़े-बड़े प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा करनी होगी। इसमें कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकता है पैसे पे करके, भुगतान करके सरकार से इस तरह की सुरक्षा। जी बिल्कुल, ये भी प्रावधान है। ये व्यवस्था सीआईएसएफ में भी है। सीआईएसएफ भी संस्थाओं को सुरक्षा देती है जी। जो काम सीआईएसएफ कर रही थी, जो सेंट्रल एजेंसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वही स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। यूपी अपने आप में बड़ा देश है, दुनिया का ये 5वां या 7वां सबसे बड़ा देश है। जब देश के हवाई अड्डे प्राइवेट लोगों को बेचे जा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी सुरक्षा कंपनियों को दिया जा सकता। बहुत सारी डिटेक्टिव कंपनियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। जब आप प्राइवेट कंपनियों को हवाई अड्डे बेच सकते हैं तो सिक्योरिटी भी दी जा सकती। आखिर प्राइवेट अडानी जब लखनऊ का हवाई अड्डा चलाएंगे तो उसे क्या हम सरकारी सुरक्षा देंगे? उसका खर्चा कौन देगा? नहीं, ये सारा सिगुफा है। इसलिए मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश प्रावधान है भाई, 1.5 लाख से ज्यादा, आप पढ़िए। अरे बिना पढ़े आप लोग आ जाते हैं। मैंने सवाल शुरू नहीं किया था, उत्तर प्रदेश में पढ़िए अंशु जी, पैसे इसके लिए पे करेंगे, पता नहीं क्यों चुपचाप बैठे हैं प्रकाश जी, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन मैंने चूंकि पढ़ा है तो मैं ही बता देता हूं आपको, इसमें भुगतान करके तब मिलेगा, ऐसा नहीं कि मुफ्त में मिल जाएगी सिक्योरिटी। सच्चाई पता, इसलिए वो नहीं बोल रहे। उनको हकीकत पता है कि ये सिगुफा है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है अभी तो पुलिस ऑफिसर ने समझा दिया कि ये क्या है। झूठ बोलने के माहिर है। अब तक इन्होंने डिबेट में जितनी भी बात कही है वो सब झूठ का। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, जो आप बार बार कह रहे हैं कि एसएसएफ जो है घर में घुसेगी, वो घर में घुस करके तलाशी लेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो एसएसएफ जो बनाई गई, जो गठन किया गया है, वह हाईकोर्ट कोर्ट और ऐतिहासिक स्थलों हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए किया गया। और अंशु जी, आपके रॉबर्ट वाड्रा का अगर कोई औद्योगिक संस्थान है, सुनिए, आपके रॉबर्ट वाड्रा का भी कोई औद्योगिक संस्थान है तो वो पैसा देकर के वो सुविधा ले सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। आपके सुनिए आपके पार्टी के 33 कंपनियां हैं, आपके पार्टी के नेताओं की 33 कंपनियां हैं, 33 कंपनियां। अगर वो कंपनियां लेना चाहेगी तो आप ले सकते हैं। सरकारी हवाई अड्डे, सरकारी रेलवे, और अंडानी और अंबानी को बेच दिया। अगर किसी का अपना संस्थान है तो ये अच्छी बात है। देश चीन से दलाली तो नहीं खाई, चीन से चंदागिरी तो नहीं की, चीन से चंदागिरी तो नहीं की, 90 लाख रुपया चंदा लेके चीन की दलाली तो नहीं किया, पाकिस्तान की दलाली तो नहीं किया। हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, आपकी तरह जो है वो पाकिस्तान परस्त, अपराधी परस्त, आतंकवादी परस्त नहीं है। आप अपनी बोल मत खुलवाइए, जो डिबेट का विषय है उस पर बोलिए, उस पर आइए, वरना अगर डिबेट फ्री कर दिया जाए तब आइए, मैं आपसे बात करता हूँ। कोरोना में मरीज बढ़ रहे हैं और आप शमशान में दलाली खा रहे हैं। 350 चीन से किसने चंदा लिया? आप खरीद रहे हैं। चीन से किसने चंदा लिया? मर चुके हैं। राफेल कहाँ राफेल में किसने माफी मांगी? झगड़ा करने लगते हैं आप लोग। तर्क कीजिए, तू में मत कीजिए साहब, तर्क करने हम लोग बैठे हैं। के नाम का चंदा, तार्किक बहस होनी चाहिए, तू में मत कीजिए। छोड़िए, आप चले गए हवाई अड्डा की। सुनील सिंह साजन, सनातन धर्म में मैं नहीं सिखाया जाता जो भारतीय जनता आप पार्टी डिबेट पर आइए ना, डिबेट पर बात करें। ओके, कम टू द पॉइंट। अंशु जी, ओम प्रकाश जी, कम टू द पॉइंट। सुनील सिंह साजन, ओके, 1400 का थर्मामीटर 5-5 हजार में खरीदा गया। अरे सुन लीजिए आप लोग। सुनील सिंह साजन, देखिए मैं क्यों ये डिबेट करने बैठा हूं इस टॉपिक को लेकर के।
मतलब ये ऑब्जेक्शंस जो आ रहे हैं वो बहुत मायने के नहीं हैं, आपको भी पता है, लेकिन मुझे लगा कि इस पर इसलिए डिबेट होना चाहिए कि नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कंपनीज आने से कतराने लगे थे। उनको लगता था कि यहां तो कभी भी लुट जाएंगे। अब उनमें भरोसा जगाना है साहब। उनको अगर हम ऐसा फोर्स बनाकर देंगे एसएसएफ जैसा कि ठीक है, आपको लगता है कि आप पर अटैक हो सकता है तो लीजिए, एसएसएफ हम दे रहे हैं, उसको फुल हम अधिकार दे रहे हैं पूरा, कोई नहीं आपको बाल बाका कर सकता है, तो आएंगे उद्योग, तो फिर रोजगार भी पैदा होगा, फिर आपको सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा। देखिए अजय जी, मुझे लगता है कि सरकार भी चाहती है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में ना रहे और विपक्ष भी चाहता, हम भी चाहते हैं जी। एक आर.के. चतुर्वेदी जी की बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन हम एक सवाल है मेरा, भाई एक्ट में ये प्रावधान है ना कि किस बिना वारंट के घर में घुसा जा सकता है, गिरफ्तारी की जा सकती है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बिना वारंट के ये हो सकता है तो फिर न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया तो उत्तर प्रदेश से खत्म कर देनी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। एक आई ऑब्जेक्ट। दूसरी बात सर, जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं गुनाहगारों के साथ खड़ी है। सुनील जी, बड़ा जरूरी है, गलत मैसेज महाबहस से नहीं जाती। अपनी बात पूरी कर दूं, सुनील जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपकी सुन लूंगा, आपको मैं और समय दूंगा, लेकिन इस पॉइंट को इसलिए मैं समझता हूं कि क्लियर करना चाहिए कि महाबहस से गलत मैसेज ना जाए, इस फोरम से, इस मंच से। ऐसा कतई नहीं है कि इस फोर्स में एसएसएफ कहीं पर चौराहे पर निगरानी कर रही होगी, या ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होगी, या कहीं पर चोरी डकैती होगी तो वहां पर जाएगी। नहीं साहब, ये कुछ ही खास जगहों पर इनकी नियुक्तियां होंगी। बड़े बड़े जो संस्थान हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हमारे जो पौराणिक धरोहर स्थल हैं जिनकी जहां पर खतरा है, या जो प्राइवेट फर्म अगर हायर करती है, पैसे देकर के इन्हें बुलाती है अपने पास, ताकि उस वक्त अगर हमला होता है, अटैक होता है, कोई अपराधी उस पर अटैक कर देता है। चतुर्वेदी साहब, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा प्लीज, आप पेशेवर पुलिस अधिकारी हैं, वहीं पर इनको राइट होगा कि उनका पीछा करते हुए ये उन्हें पकड़ सकते हैं। चतुर्वेदी साहब, एम आई राइट? आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी राइट सर, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी स्थान होते हैं वो नोटिफाइड होते हैं, अर्थात जैसे आप मान लीजिए राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि या कोई भी ऐसी जगह है, वो नोटिफाइड है, उसका एरिया वहां से वहीं तक है, या एयरपोर्ट है, तो जो भी फोर्स लगेगी उसके अधिकार उसके नोटिफाइड एरिया में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि मथुरा में तैनात वो इटावा दबिश देने चला जाएगा या बांदा चला जाएगा, उसका एक अपना नोटिफाइड एरिया होगा, और वो जितने भी उसके अधिकार होंगे, चाहे वो अरेस्ट का होगा, वो तलाशी का ये होगा, वो केवल उसी परिसर में होगा। उदाहरण जैसे आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में जो फोर्स लगा है केवल उसी आदमी की तलाशी और चेकिंग कर सकता है जो हाई कोर्ट में घुस रहा है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट वाला आदमी आकर के आपके पॉलिटेक्निक चौराहे पे चेकिंग करना शुरू कर देगा। तो अभी बहुत सारी चीजें लोगों को अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो इस तरह के प्राविधान होते हैं उसमें यही व्यवस्था होगी, और हमें इंतजार करना चाहिए इसका जो रोड मैप आ रहा है वो रोड मैप सामने आए, अगर उसमें कोई कमी लगे तब कोई बात उठाए। अभी तो ये स्थिति कि हमने पूरी चीज देखी नहीं और हम उसके बारे में टीका टिप्पणी करने लगे। सामान्य तौर पे जो होता है वो इस तरह की संस्थान, जो भी इस तरह के यूनिट्स बनती हैं, उनके अधिकार और उनका अधिकार क्षेत्र निर्धारित होता है, और उनके जो भी अधिकार हैं उसी क्षेत्र में निर्धारित। राइट सर। सुनील जी, आपने सुना आपने, तो ये मत परेशान होइए कि आपके घर चले जाएंगे, आपके कार्यकर्ता को उठा लेंगे, उनको जेल में बंद कर देंगे, ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। कि आर.के. चतुर्वेदी जी क्योंकि पुलिस महकमा चलाए हैं, उन्हें बहुत जानकारी है, हम उनकी बात को नकार नहीं रहे, हम केवल आपकी डिबेट के माध्यम से एक चीज जानना चाहते हैं कि क्या ये स्पेशल फोर्स बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध रुक जाएगा? अगर रुक जा रहा है तो हम सहमत हैं। आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुनाह हो रहे हैं। ओम प्रकाश जी, जवाब दीजिए इस बात का। एसपी आर.के. चतुर्वेदी जी बेहतर बता सकते हैं, जिस प्रदेश में एसपी रंगदारी मांग रहा हो, रंगदारी न मिलने पर व्यापारी की हत्या करा रहा हो, उस प्रदेश में आप कह रहे हैं कि गुनहगारों का देवता कौन है? बताइए, उन्नाव में बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसके पीछे कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उन्नाव में एक बलात्कार हुआ,
विधायक कौन है? भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल सही बात है। चिन्मयानंद बलात्कार इसीलिए तो एक के बाद दूसरे कानून की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आजादी के महानायक, लेकिन रंगदारी की बात आपने छेड़ी तो फिर ओम प्रकाश जी आपको ऐसी बात कह देंगे जो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। किसी समय में मंत्री लेते थे, भारतीय जनता पार्टी के किसी समय में खनन माफिया से मंत्री लेते थे कमीशन, अभी एसपी ले रहे थे तो नप गया। जवाब दीजिए भाई ओम प्रकाश सिंह जी, आप इल्जामों का जवाब दीजिए। विधायक ने क्या कहा कि ओवरलोडिंग हो रही है, हम ट्रक जला देंगे। अजय जी जरा सुनील जी को चुप कराइए, हम ठोक देंगे। हल्ला बोल पार्टी के सुनील जी को जरा चुप कराइए, कर लेंगे। हल्ला बोल पार्टी के बीजेपी का जवाब आपके आरोपों पर। उत्तर प्रदेश के हल्ला बोल पार्टी के प्रवक्ता को चुप कराइए। अजय जी मेरा भी एक सवाल है ओम प्रकाश जी। अजय जी, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं तो उनको हमें सुनना होगा, मगर जरूरी है कि इसको पहले समझ लें और वाकई अगर अपराध के खिलाफ कदम उठ रहे हैं तो इसका तो विरोध नहीं हो, इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। हमें सूबे को बेहतर बनाना है। धन्यवाद आप सबका। बहुत स्पष्ट रूप से लोग देख पाएंगे, पता लग पाएगा कहां पे क्या स्थिति है और हम इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। नगर विकास से एक बार फिर मैं कहूंगा, JNNURM के कार्यों को जल्दी से इसका वो निकालें। स्मार्ट सिटी और अमृत की योजनाओं की समीक्षा करते हुए इसकी स्पीड बढ़ा देने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की आवश्यकता विकास है। हमारे पास पैसा है, समय पे हम इसकी रिपोर्ट लेकर के और जो भी कार्रवाई आगे बढ़ानी है तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा कार्य होना है PM पैकेज के अंतर्गत, और माननीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के हर विकास खंड में FPOs का गठन होना, FPOs के माध्यम से वहां पे स्टोरेज की क्षमता को विकसित करना, एक किसानों की आमदनी को बढ़ाने में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज की एक चेन खड़ी कर देना, PM पैकेज में बहुत बड़ी राशि हर एक विकास खंड के लिए उपलब्ध हो सकती है। हम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए, सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों से राय लेकर के हर एक जनपद के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर लें तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। मैं फिर एक बार चाहूंगा कि जितनी भी विकास की योजनाएं चल रही हैं, जैसे आज हम लोगों ने 50 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं के लिए मंडलायुक्त को उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा, 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच की परियोजनाओं के लिए जिलाधिकारियों को उसका प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा। लेकिन हमें हर एक योजना, क्योंकि हम विभिन्न योजनाओं को 1 लाख से लेकर 10 करोड़ के बीच की योजनाओं की भी समीक्षा हम जनपद स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ करें। हम संसदीय क्षेत्र वाइज, विधानसभा वाइज भी इनकी समीक्षा कर सकते हैं और कार्य समयबद्ध ढंग से हो, गुणवत्ता युक्त हो। ये अगर एक हम लोग निरंतर समीक्षा करके कार्यों का भौतिक सत्यापन करने लग जाएंगे, कोई भी शिकायत विकास के कार्यों की दृष्टि से नहीं प्राप्त होगी। माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव आज यहां पे दिए हैं, शासन स्तर पर, विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई होनी है, विभागीय स्तर पर त्वरित उस पर कार्रवाई हो। जनपद स्तर से जो प्रस्ताव आने हैं, इस समय से प्रस्ताव आ जाएं, जिससे राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई होनी होगी तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। भारत सरकार को हमें इसके लिए लिखना होगा तो हम भारत सरकार के सामने फिर प्रदेश सरकार की तरफ से इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। ये कुछ बातें मुझे कहनी थी। मैं फिर से सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज की समीक्षा बैठक में मेरे साथ में हमारे दोनों डिप्टी CM श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ ही ग्राम्य विकास के मंत्री श्री मोती सिंह जी भी बैठे हैं और साथ साथ आगरा से हमारे माननीय MSME के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान जी भी आज की इस बैठक में वहाँ के स्थानीय विधायक होने के नाते, फतेहपुर सीकरी के विधायक होने के नाते भी उन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। मैं चाहूँगा कि हम लोग विकास की इन योजनाओं को त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा।
और सीएम ने कहा है कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते हैं, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो मुगल म्यूजियम का नाम योगी सरकार बदल रही है। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम मुगल म्यूजियम का नाम होगा। तो ये बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने कहा है कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा। सीएम ने कहा है कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते हैं, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा को पोषित करने वाला राज्य है। और अब